वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का कंटेंट कवर करने वाले हैं। अगर आप सीटेट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं ईवीएस में तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगी और मैं आपको केवल 3 वीडियो में पूरी एनसीईआरटी कवर कर दूंगी। ये आपका पार्ट 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मैं जितने भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है, जिसे हम लोग 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। पहला देखिए पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है आपका असम। असम में बांस और रस्सी से बने पुलों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही आता है कि बांस और रस्सी से बने पुलों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा असम में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख। लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। ट्रॉली क्या है? ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, सीमेंट के पुल, जिसे आपने देखे होंगे। तो जो सीमेंट के जो पुल होते हैं उसमें ईंटें लगते हैं और लोहे के सिरियों से वो बनते हैं पुल, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है वल्लम। अगर क्वेश्चन में आए कि वल्लम क्या है, जो कि आ चुका है क्वेश्चन, तो वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में चलती है। ठीक है। अगला देखिए क्या है, राजस्थान। राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए क्या है, 6 पॉइंट, मैदानी इलाके का एक गांव। मैदानी इलाके का एक गांव, मैदानी इलाके में बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात में जुगाड़ नाम की गाड़ी चलती है। अगर क्वेश्चन आए कि जुगाड़ नाम की गाड़ी कहाँ चलती है, तो गुजरात में चलती है, इतना ध्यान रखिएगा। उत्तरांचल एक पहाड़ी इलाका है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए पक्षियों से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखा है, जो कि काफ़ी बार एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट भी है एनसीईआरटी बुक से, और काफ़ी बार आपके सीटेट में ये आ चुका है। तो पक्षियों के जो कान होते हैं वो दिखते नहीं हैं। ठीक है, जो पक्षियों के कान होते हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि उनके पंखों से ढके रहते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला है छिपकली के बारे में। तो छिपकली का भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो दिखाई देंगे। अगला देखिए क्या है, अगला पॉइंट है आपका 11, मगरमच्छ के बारे में। तो मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। अगला देखिए 12 पॉइंट क्या है, जानवरों की जो खाल पर डिज़ाइनें होती हैं, जैसे शेर की आपने देखा होगा खाल पर डिज़ाइन होती है, तो ये किस वजह से होती है? तो जो जानवरों की जो खाल पर डिज़ाइन होती है वो उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, यानी कि जिस तरह के बाल होते हैं उसी तरह से डिज़ाइन होती है। बाल नहीं होंगे तो ना ही उन पर रंग होगा, ना ही कोई डिज़ाइन होगी। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वह बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वह अंडे देते हैं। ठीक है। हाथी से रिलेटेड देखिए क्या दिया है। हाथी से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में जो दिया है, जो कि सीटेड में आ चुका है, एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। अगला देखिए पॉइंट हाथी के बारे में क्या है कि हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, और जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है, लीडर होती है। ठीक है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आपका ये आएगा, 4 स्टेटमेंट हाथी के बारे में लिखे होंगे जिसमें एक स्टेटमेंट गलत दिया होगा। तो आपने अगर ये सभी पढ़े होंगे तो आप पहचान जाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए क्या है, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी जो 14 से 15 साल के होते हैं वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि केवल हथनियाँ रहती हैं झुंड में और बच्चे होते हैं, और जो उस ग्रुप की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उस झुंड की नेता होती है। 100 किलो एक दिन में हाथी खाता है, पत्तियां और झाड़ियां, और 2 से 4 घंटे सोते हैं। इतने पॉइंट आप हाथी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। उनके कान पंख की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर वो अपने बड़े बड़े कान को हिलाकर हवा लेते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
अगला पॉइंट जो है वो है जगह के बारे में। जैसे कि कभी कभी पूछा जाता है कि जोधपुर कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में जोधपुर के पास एक खेजड़वी गांव है। अगर आए जोधपुर कहाँ है तो जोधपुर राजस्थान में है। अगर पूछा जाए कि खेजड़नी गांव कहाँ है तो राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़नी गांव पड़ता है। ठीक है, खेजड़नी गांव के जो पेड़ होते हैं उसे काटने और शिकार करने पर वहाँ पे प्रतिबंध लगा हुआ है। 300 साल बाद भी यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहते हैं। ठीक है, 300 साल बाद भी यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहते हैं। खेजड़नी क्या है इसको जानिए। खेजड़नी ये पेड़ है, रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए रेगिस्तानी इलाके में होते हैं। ठीक है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। ठीक है, अगला देखिए क्या है, मुजफ्फरपुर। बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचोहा गांव है, इसको ध्यान रखिएगा। बोचोहा गांव बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में है। अगला देखिए क्या पॉइंट क्या है, मधुमक्खी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं, जो कि मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा भाते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खियों के अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, एक रानी यानी कि एक क्वीन होती है हर छत्ते में जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में काम करने वाले यानी कि वर्कर बीज भी होती हैं, तो काम करने वाली बहुत सारी मक्खियाँ भी होती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। रस मिल जाने पर वह एक तरह का नाच करती हैं। एक तरह से ये पूरी कम्युनिटी में रहती हैं। ठीक है, अगला देखिए चींटियों के बारे में दिया है। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। आपने देखा होगा एक लाइन से चींटी चलती है, तो जो चींटियाँ होती हैं वो भी मधुमक्खी की तरह ही मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, जैसे कि उसमें क्वीन देती थी मधुमक्खी में, उसी तरह से चींटी में भी जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो दीमक यानी कि जो टर्माइट्स होते हैं और जो ततैया वो भी इसी तरह समूह में रहती हैं जैसे चींटियाँ रहती हैं और मधुमक्खी रहती हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सीटेड में। ठीक है, अगला देखिए क्या है, गुजरात में गांधीधाम कच्छ है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आया है कि गांधीधाम कहाँ है। गांधीधाम आपका गुजरात में है। अब यहाँ पे है भोजन से रिलेटेड, क्योंकि आपके जो सिलेबस है एनसीईआरटी का और जो आपका सीटेड का सिलेबस है उसमें भोजन दिया हुआ है, इसलिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस है उसको भी पढ़ना ज़रूरी है भोजन में। तो देखिए गुजरात का जो भोजन है वो है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। अगला देखिए पॉइंट क्या है, अहमदाबाद वलसाड़ गुजरात राज्य में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पड़ता है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, कोझिकोड। कोझिकोड केरल राज्य में है। कोट्टायम भी केरल राज्य में है। अगला देखिए क्या है, अगला है मड़गांव। मड़गांव गोवा राज्य में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। गोवा से जो केरल का रास्ता है उसके बीच में 92 सुरंगें और 200 पुल पड़ते हैं। कोझिकोड को कैलीकट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ रास्ता बनाया है केरल से गुजरात। तो जब आप केरल से गुजरात जाएंगे तो बीच में यानी कि कौन कौन से राज्य पड़ते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कर्नाटक पड़ेगा, गोवा पड़ेगा, महाराष्ट्र पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट देखिए लिखा है कि गुजरात से लेकर केरल तक के रास्ते में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भाषा से रिलेटेड, मलयालम केरल में बोली जाती है। कोंकणी आपकी कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और गोवा में बोली जाती है।
मराठी आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती आपकी गुजरात में बोली जाती है, कर्नल आपकी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। भाषा भी आपकी पूछी गई है सीटेट के एग्ज़ाम में। अगला देखिए क्या है, ये जितने भी पॉइंट है, अगर आपने इतने पॉइंट पढ़ लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा निचोड़ है, समझ लीजिए, एक एक पॉइंट मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला आपका है मलयालम में वली अम्मा को माँ की, यानी कि जो वली अम्मा होता है वो माँ की बड़ी बहन को कहते हैं मलयालम भाषा में। और देखिए क्या है, अमूमा, जो अम्मुमा है वो माँ की माँ को यानी कि नानी को कहते हैं। अगला देखिए पॉइंट क्या है, फेरी। फेरी क्या है, फेरी एक तरह की नाव है जो कि केरल राज्य से चलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फेरी क्या है, फेरी आपकी एक तरह की नाव है जो केरल में चलती है। अगला देखिए क्या है, ट्रेन के टिकट के बारे में, कि ट्रेन के टिकट में क्या क्या होता है। तो ट्रेन नंबर होता है, डेट डली होती है, जिस डेट का आपने टिकट लिया होगा, बर्थ का नंबर कि अपर है कि लोअर है बर्थ, और उसके बाद किराया, यानी कि क्या किराया है वो भी मेंशन होता है। ट्रेन के टिकट में कितने किलोमीटर आप सफ़र तय कर रहे हैं वो भी मेंशन होता है। अगला देखिए क्या है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कबड्डी। कबड्डी को चेड़ुगुड़ू, हुतुतु, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ठीक है। कबड्डी को किस किस नाम से जाना जाता है, हुतुतु, हुतुतु, हाडुडू, तो इस नाम से, यानी कि यहाँ पे जो लिखे हैं इस नाम से कबड्डी को जाना जाता है। अगला देखिए क्या है, कबड्डी में 15 खिलाड़ी होते हैं, 7 एक बार में खेलते हैं, बाकी बाद में खेलते हैं। अब आया आपका कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, ठीक है। कभी कभी कैसे क्वेश्चन आता है, इनके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए होंगे और वहाँ पे लिख दिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन मैंने जो देखा था उसमें ये लिखा था कि कर्णम मल्लेश्वरी महाराष्ट्र की हैं, तो ध्यान रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। वो एक वेट लिफ्टर थी, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तब से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी, एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, ठीक है। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। अगला देखिए क्या है, ज्वाला लीला हीरा कबड्डी खेलती हैं, मुंबई में रहती हैं, जिसमें से जो हीरा है वो कोच की, यानी कि उस कबड्डी की कोच भी बनी, ठीक है। अगला देखिए क्या है, उत्तरांचल। तो उत्तरांचल को फूलों की घाटी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, फूलों की घाटी उत्तरांचल को कहते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका मधुबनी चित्रकला के बारे में। तो बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, इसी मधुबनी ज़िले के नाम पर ये चित्रकला का नाम पड़ा। ध्यान रखिएगा, जो ये मधुबनी चित्रकला है वो बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, जिसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा, इस चित्रकला का नाम पड़ा। अब क्वेश्चन आता है किस तरह से, मधुबनी के बारे में भी ऐसे ही आता है क्वेश्चन कि कई पॉइंट्स लिख देते हैं और आपको पहचानना होता है कि कौन से पॉइंट सही हैं और कौन से पॉइंट इन्होंने गलत लिखे हैं। अगला देखिए क्या पॉइंट यहाँ पे दिया है मधुबनी चित्रकला के बारे में। मधुबनी ज़िले में त्यौहार और खुशी के मौके पर वहाँ के घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये जो चित्र होते हैं वो पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। रंग बनाने के लिए हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि जो भी रंग बनते हैं वो आपके ओरिजिनल होते हैं, आर्टिफिशियल रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे हल्दी है या फूलों के पेड़ों के जो रंग होते हैं उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीवों जंतु के ये जो चित्र होते हैं इसमें इन सब की तस्वीरें आपको दिखेंगी, ठीक है। इसके साथ ही ये पेंटिंग बनाई जाती है। अगला देखिए क्या है, ये हुआ आपका मधुबनी के बारे में। अगला पॉइंट ये है कि जो यूपी है वहाँ पे कचनार के फूलों की सब्जी बनती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भोजन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भोजन आपके सीटेट में
कोर्स में है भोजन भी पॉइंट, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। जो यूपी है वहाँ पे कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। अगला देखिए क्या है केरल, तो केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनते हैं। ठीक है, जो जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है सीटेड में। अगला देखिए क्या है, ओके अगला पॉइंट है आपका गुलदावरी जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं, रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। अगला आपका है इत्र, तो इत्र के लिए कन्नौज मशहूर है। इत्र है, गुलाब जल है, केवड़ा है, ये सब चीज़ें तैयार की जाती है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। ठीक है, गाजी खान आपका पाकिस्तान में है, सोना गांव आपका हरियाणा में है। अगला है आपका पॉइंट कि मिट्टी के जो मिट्टी में गोबर मिलाया जाता है उससे क्या होता है, उससे कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकड़ की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि लकड़ी में दीमक ना लगे तो आप उसमें नीम या कीकड़ की लकड़ियाँ डाल दें, जिससे कि उन लकड़ी में दीमक नहीं लगेंगे। अगला देखिए क्या लिखा है, अगला लिखा है सोना गांव से जब आप दिल्ली जाएंगे तो बीच में गुड़गांव पड़ता है, जिससे अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कर्नाटक, तो कर्नाटक में देखिए पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कर्नाटक में बेलवनी का गांव है। प्याज की फसल, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, प्याज की फसल उगाने का समय जुलाई होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो प्याज होती है, प्याज की जो फसल होती है उसका जो समय होता है उगाने का वो जुलाई होता है। अगला देखिए क्या है खरपतवार, खरपतवार जिसे वीड्स कहते हैं हिंदी में। खरपतवार जो पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, खरपतवार यानी कि वीड्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पक्षियों से रिलेटेड दिया है, जैसे कि गौरैया, फाख्ता और जो शक्कर घोड़ा होती है ये जोड़ियों में रहते हैं। गिज्जू भाई बटेका कौन है, तो गिज्जू भाई बटेका, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि गिज्जू भाई बटेका कौन है, तो गिज्जू भाई बटेका गुजरात में रहते हैं। वे बच्चे के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। गिज्जू भाई बटेका द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है दिवा सुपन, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए किस पक्षी के बारे में दिया है, यहाँ पे कलचड़ी के बारे में दिया है। कलचड़ी को इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। पत्थरों के बीच और खाली जगह में अंडे देते हैं। नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा मिलेगा आपको इनके घोंसले में। ठीक है, कलचड़ी ध्यान रखिएगा, जिसे इंडियन रॉबिन कहते हैं। ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बना। अगला देखिए क्या है, अगला है कौवे के बारे में। कौवे के घोंसलों में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं मिलती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आया था आपके सीटेड में। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ध्यान रखिएगा। ये भी पॉइंट आ चुका है कि जो ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो कौवा बनाता है। अगला देखिए कोयल के बारे में दिया है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती हैं। कौवे अपने अंडे और कोयल दोनों की ही अंडे को पालता है, क्योंकि वो फर्क नहीं कर पाता है। अगला देखिए पॉइंट क्या है फाख्ता के बारे में। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जितने भी यहाँ पे पक्षियों के बारे में दिया हुआ है आप वैसे ही, यानी कि जो जो यहाँ पे लिखा है सेम इसी तरह आप ध्यान रखिएगा क्या क्या बात किस किस के बारे में कही गई है। ठीक है, अगला देखिए गौरैया के बारे में क्या कहा गया है एनसीईआरटी में। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कभी भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। अगला देखिए क्या है बसंत गौरी। तो बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। अगला है आपका दर्जन चिड़िया। तो यहाँ पे देखिए दर्जन चिड़िया, इस नाम से रिलेट कीजिएगा। जो दर्जन चिड़िया होती है वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती हैं और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती हैं। दर्जन चिड़िया है तो ध्यान रखिएगा, ये क्या करती है, सी लेती हैं और फिर वहाँ पे वो जो थैली बना लेती हैं उसमें अंडे देती हैं। अगला देखिए क्या है शक्करखोरा। तो शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट क्या लिखा है,
घोंसले में बाल बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, वीवर पक्षी के बारे में। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा जो वीवर होता है वो उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा उसमें ही वह अंडे देती है। वीवर पक्षी के बारे में है। अगला देखिए क्या दिया है, गाय के आगे के दांत। अब यहाँ पे दांत से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है कि जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो पत्तियों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के जो दांत होते हैं गाय के वो चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, अगला देखिए बिल्ली के दांत के बारे में दिया है। जो बिल्ली के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत होते हैं नुकीले, ठीक है, होते हैं तो नुकीले, पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता। ये ध्यान रखिएगा, जो सांप होता है वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, वो पूरा ही निगल जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा, ये क्वेश्चन आ चुका है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुरतने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। अगला देखिए क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट है नल्ला मडा। जो ये नल्ला मडा है ये आंध्र प्रदेश में है, कफ परेड मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया है कि जो दस्त है, हैजा है, ये किसके कारण होता है, ये गंदे पानी के कारण होता है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कर्नाटक। तो कर्नाटक में होलगुंडी गांव है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। यहाँ पे भीमा संघ की बात हो रही है। भीमा संघ, आगे पढ़िए तो आपको क्लियर होगा कि पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम भीमा संघ है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से इस तरह आता है कि बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों की पंचायत का नाम भीमा संघ है, जो कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव में होती है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि होलगुंडी गांव कहाँ है, होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। यहाँ पे जो बच्चों की पंचायत होती है उसका नाम भीमा संघ है, इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला देखिए क्या दिया है कि जड़ें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मूली है, मूली भी आपकी एक जड़ है, गाजर भी जड़ है, शलजम भी जड़ है और चुकंदर भी जड़ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, बरगद के पेड़ के बारे में। जो बरगद के पेड़ होते हैं उसमें से आपने देखा होगा लटकनें लटकती हैं। तो ये जो लटकनें लटकती हैं वो उसकी जड़ें होती हैं बरगद की, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक से तो बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, रेगिस्तानी जो ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ पाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ विशेषताएं दी हैं, उसको जानिए। 10 से 12 फुट ऊंची होती हैं। इसकी जड़ें पेड़ की लंबाई के 30 गुना, ठीक है, 30 गुना गहरी अंदर जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी नहीं मिल जाता है, जब तक कि वो अंदर जाती रहती हैं। जहाँ, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब उसे पानी मिल जाता है तो ये क्या करती हैं, ये जो पानी होता है उसे अपने तने में स्टोर करती रहती हैं। और वहाँ के जो लोग होते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, वो इसके तने से पानी पतले पाइप के द्वारा निकाल लेते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल ले। अगला देखिए बिहू के बारे में है। जो बिहू का त्यौहार है वो असम में मनाया जाता है। किस खुशी में मनाया जाता है, देखिए आगे क्या लिखा है, चावल की नई फसल कटने पर ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, बिहू नाम का जो त्यौहार है वो असम में मनाया जाता है। चावल की नई फसल कटने पर ये त्यौहार मनाया जाता है। भेलाघर इस त्यौहार में मनाया जाता है। ठीक है, घास और बांस से बनाया जाता है भेलाघर, ध्यान रखिएगा, भेलाघर बनाया जाता है इस त्यौहार में। अब देखिए क्या लिखा है, उरुका। तो उरुका किसे कहते हैं, उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या है, बोरा और चेवा। बोरा और चेवा क्या है, चावल के 2 प्रकार है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो बोरा और चेवा है वो चावल के 2 प्रकार है जो असम में खाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए मिड डे मील के बारे में दिया है।
मिड डे मील 15 अगस्त 1995 में भारत में शुरू हुआ। जो बच्चों को भोजन मिलता है सरकारी स्कूल में मिड डे मील, वो 15 अगस्त 1995 में भारत में शुरू हुआ। अब देखिए हम लोग कुछ पोचमपल्ली के बारे में जानेंगे। पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली एक तरह की साड़ी है। पोचमपल्ली जो नाम पड़ा वो उस ज़िले के नाम पर ही पड़ा। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो मुख्तारपुर गांव है वो पोचमपल्ली ज़िले में है। ठीक है, मुख्तारपुर गांव पोचमपल्ली ज़िले में है। पोचमपल्ली ज़िले यानी कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पोचमपल्ली ज़िले आंध्र प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली ज़िला है और इसी ज़िले के नाम पर वहाँ पे एक साड़ी मशहूर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पोचमपल्ली एक तरह की साड़ी है। आगे देखिए क्या लिखा है, कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, आसम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई, ये सब चीज़ें बहुत फेमस हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने मधुबनी के बारे में पढ़ा। ठीक है, कुल्लू की शॉल मशहूर है, आसम की सिल्क मशहूर है और कश्मीरी कढ़ाई बहुत फेमस है। अगला देखिए क्या है, चिट्टप्पन। चिट्टप्पन मलयालम में चाचा को बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चिट्टप्पन मलयालम भाषा में चाचा को बोलते हैं। कुजम्मा चाची को बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी रेगिस्तानी इलाका है। ध्यान रखिएगा, यहाँ रेत ही रेत दिखाई देती है। आगे देखिए क्या दिया है अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी में पेट्रोल पानी से ज़्यादा सस्ता होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अबू धाबी में पेट्रोल जो होता है वो पानी से भी ज़्यादा सस्ता होता है, क्योंकि पेट्रोल वहाँ आसानी से मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे पेट्रोल बहुत ही सस्ता मिलता है। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है केरल के बारे में। केरल में नारियल, केले, पपीते, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सुपारी, कटहल, इन सब के पेड़ देखने को मिलेंगे केरल में। अगला देखिए पॉइंट क्या है, अबू धाबी। तो अबू धाबी में खजूर के पेड़ बहुत होते हैं। दिरहम नाम की वहाँ करेंसी चलती है अबू धाबी में। दिरहम अबू धाबी की करेंसी है। आगे देखिए क्या लिखा है, केरल को मसाले का राज्य कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, केरल को मसाले का राज्य बोलते हैं। जैसे कि बड़ी इलायची, तेज़पत्ता आदि वहाँ पे बहुत मात्रा में मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, फौजी वहीदा के बारे में दिया है यहाँ पे। फौजी वहीदा कौन थी? ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। ठीक है, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकियाँ चलती है। ठीक है, पीछे कितनी चलती हैं? ध्यान रखिएगा, 4 टुकियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। आज हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे। टेलीग्राम चैनल है BH क्लासेस 1 to 3, आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं।